अगर 40 मिनट के एक कंप्लीट वीडियो में पूरे पॉलिटी का बेस तैयार होता हो तो एक यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने वाले एस्पिरेंट के लिए इससे अच्छा वीडियो कोई हो ही नहीं सकता। 11th क्लास की एनसीईआरटी है। पॉलिटी की सभी एनसीईआरटीज में से अगर कोई एक एनसीईआरटी पढ़ के पूरी पॉलिटी कंप्लीट होती है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और उसी एनसीईआरटी को इस वीडियो में हम 40 to 50 मिनट्स में कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना डिले किए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। डेफिनेटली एक नए एस्पिरेंट के मन में सवाल आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और यू कैन से बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। बेसिक लॉ ऑफ द लैंड ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो किसको सिटीजनशिप मिलेगी, क्या क्राइटेरिया होंगे एक्विजिशन के, क्या टर्मिनेशन के, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, सब कुछ इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम इस चैप्टर में व्हाई एंड हाउ पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में एक स्टूडेंट समझता है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन से समाज को क्या फायदा होता है, क्यों जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ पावर सोसाइटी में किसके पास करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार बनाया कैसे गया। तो सबसे पहली हेडिंग है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसी भी गेम के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है बेसिक रूल्स और बेसिक कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर कोई बेसिक रूल नहीं होगा तो एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन ही सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। मिनिमल कोऑर्डिनेशन जो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में जरूरी है वो मिलता है बिकॉज हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सोसाइटी में किसी को डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हमें पता चलता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी। और इससे भी जरूरी बात कि पावर किसके पास होगी, इसके साथ साथ ये बताना और जरूरी हो जाता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। अदरवाइज स्टेट अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स जैसी चीजों के माध्यम से ये क्लियरली पता चलता है कि देयर आर लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये भी तय करता है लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास दोज लिमिटेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे सोसाइटी के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए है। इट इज व्हीकल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ हुम। भारत के प्रत्येक नागरिक, हर सिटीजन के एस्पिरेंट्स और गोल्स को पूरा करने का एक माध्यम है, और इसीलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक अडॉप्ट किया है। तो फोर्थ फंक्शन ये कह सकते हैं to enable the government to fulfill the aspirations of the society and create conditions for just society। इतने साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद ये समझ में आया कि अपना संविधान होगा, अपने डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, और हमारे खुद के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स देश चलाएंगे, तो जनता को जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और एक फ्रेटर्निटी का माहौल रहेगा। और ये सब कुछ मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगली इंपॉर्टेंट बात कि हमारी आइडेंटिटी भी तय होती है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो किसी भी भारत के नागरिक की फंडामेंटल आइडेंटिटी भी तय नहीं हो सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। उसके बाद सवाल ये आता है कि अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जैसा शुरू में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, यहां तक तो ठीक है, आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है क्यों? किसी अदर लॉ के कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के पास स्पेशल लीगल सैंक्टिटी आखिरकार है क्यों? स्पेशल लीगल सैंक्टिटी आखिरकार क्यों है? उसका आंसर है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर डायरेक्टली जनता से डिराइव करता है, जबकि बाकी सभी जो कानून होते हैं वो पार्लियामेंट से डिराइव करते हैं अपनी पावर। और पार्लियामेंट खुद कहां से डिराइव करता है? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। कोई ऑर्डिनरी लॉ की बात करें हम, आइए इसको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी लॉ की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्डिनरी लॉ अपनी पावर डिराइव करता है पार्लियामेंट से, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
हु आर द अल्टीमेट सॉवरेन। और इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की और फाइनली 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो हम अडॉप्ट करते हैं। और कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने के बाद 26 जनवरी जो कि हिस्टोरिक डेट है, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली लागू हो गया और हम रिपब्लिक बन गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, क्योंकि अगर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन नहीं होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, तो पावर का मिसयूज भी हो सकता है और वो इम्बैलेंस एक स्टेबल डेमोक्रेसी को प्रॉस्पर नहीं कर सकता है। इस कारण से वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वी हैव बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो सवाल यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्टली प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड और बाकी ब्रिटिश इंडिया से इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। उन मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप को मेजर और माइनर कमेटीज में डिवाइड किया और मेजर माइनर कमेटीज के डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बेसिस पे ड्राफ्टिंग कमेटी विच वाज लेड बाय नन अदर देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस कमेटी ने भारत के संविधान के ड्राफ्ट को तैयार किया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप को मेजर माइनर कमेटीज में डिवाइड किया और उन कमेटीज के कारण ये जो डेलिब्रेशन वर्क का डेलिब्रेशन हुआ उससे काम काफी आसान हुआ। हालांकि आप सभी को पता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का अच्छा खासा लंबा स्पैन लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, लेकिन इतने डाइवर्स कंट्री के लिए जहां इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सभी का ध्यान रखते हुए एक समावेशी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सुनिश्चित रूप से टाइम डेफिनेटली लगा होगा। बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे क्या नेशनल मूवमेंट की छाप थी, तो डेफिनेटली नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारी वैल्यूज निकल के आई, बहुत सारे आइडियल्स निकल के आए जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खूबसूरत बात है इसके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, वेरियस इंस्टीट्यूशंस और डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एंड सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सफल कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो वेरियस डेमोक्रेसीज में हैं उनको भी अडॉप्ट किया। टाइम टेस्टेड फीचर्स जो समय की कसौटी पे खरे उतरे हैं, उन सभी फीचर्स को हमने न केवल अडॉप्ट किया बल्कि भारत की ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी किया और एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर होगा। अब आप अगर इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं अगले चैप्टर की। तो दोस्तों आइए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को कम से कम समय में। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी की लड़ाई से पहले ही ये बहुत क्लियर था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन में कि जिस दिन भारत आज़ाद होगा हर नागरिक को सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, वो अधिकार जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का पोटेंशियल एक्चुअलाइज करना नामुमकिन है। और वो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 दिए गए हैं। ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि इन्हें एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और ये इंस्पायर्ड हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट से। और अगर हम बात करें किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, जबकि जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं। ओरिजिनली ये टोटल 7 थे, अब 6 हो गए हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में जगह मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं सर्टेन फीचर्स की। तो सर्टेन फीचर्स पे अगर हम जाएं तो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। दे आर क्वालिफाइड, सरकार लगा सकती है, वो रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबलनेस चेक करने के लिए कोर्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजंस, बट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो केवल नागरिकों को मिलते हैं।
ओनली एंड ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, ओनली एंड ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। आगे हम बात करें, देयर आर फंडामेंटल राइट्स विच आर मोस्टली निगेटिव इन कैरेक्टर, दैट मीन्स इसमें क्या नहीं करना है, इन द नेचर ऑफ प्रोहिबिशंस हैं, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की जगह ज्यादातर चीजें रेस्ट्रिक्शंस के फॉर्म में हैं। दे आर जस्टिशिएबल, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। दे कैन बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी लगने पे, और बाकी फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21 को भी सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, ये अमेंडेबल हैं, बट इनको आर्टिकल 368 के तहत ही अमेंड किया जा सकता है, नॉट अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, यानी सिंपल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। अंडर आर्टिकल 33 पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के सर्टेन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट भी किया जा सकता है, और जहां पे मार्शल लॉ लगा हो वहां पे भी किया जा सकता है। और अगर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोई कानून बनाना पड़े तो वो केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कानून बना सके। शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल 12 शुरू कहां से होता है, ये आर्टिकल 12 से शुरू होता है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलती है, जहां पे डिफाइन किया गया है स्टेट है क्या आखिर, और ये सेम डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 36 में भी सेम पाई जाती है। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू है। अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो इन कॉन्ट्रावेंशन टू फंडामेंटल राइट्स हुआ तो उसे कोर्ट्स नल एंड वॉइड कर देंगी, यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम है, 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 25 से लेके 28 तक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, 29-30 कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं, कई बार इसे माइनॉरिटी राइट्स भी कहते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, और 33, 34, 35 के बारे में अभी हमने देख लिया। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स के सारे ये जो राइट्स हैं ये जस्टिशिएबल इन नेचर हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, और इनके माध्यम से पूरे देश के हर नागरिक अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज कर सकता है। अगर हम कहें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पूरे के पूरे पॉलिटी की पढ़ाई में कोई है तो वो है फंडामेंटल राइट्स। अब अगर हम बात करें अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, अगर हम बात करें अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? आंसर इज यस, लेकिन कंडीशन वही है, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट ना हो रहा हो तो हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, बट अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368 ओनली, यानी ऑर्डिनरी लॉ की तरह सिंपल मेजॉरिटी से हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। ऑल्दो वो नॉन जस्टिशिएबल है पर इक्वली इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के। अगर हम कहें कि जनता के वेलफेयर की अगर एक साइकिल है तो उसका आगे का चक्का अगर फंडामेंटल राइट्स है तो पीछे का जो व्हील है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इन दोनों व्हील्स के बिना जनता के वेलफेयर की साइकिल चल ही नहीं सकती। तो आइए डीपीएसपी को पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में पाया जाता है। जी हाँ, अभी अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, यानी जैसे ही फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से शुरू होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये नॉन जस्टिशिएबल है, हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि इनको एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। कुछ न कुछ कारण जरूर होगा, हम अभी इसी वीडियो में उसको भी देखेंगे। ये अडॉप्ट किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, और ये वन ऑफ द नोवेल फीचर्स है। और पार्ट 3 और पार्ट 4 को एक साथ टुगेदर कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर हम इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये वो डायरेक्टिव्स हैं, ये वो आइडियल्स हैं
जिनको स्टेट को ध्यान में रखना है जब लॉज बना रहा हो या पॉलिसीज इनेक्ट कर रहा हो, यानी एक तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पाए जाते थे उससे काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं। जहां फंडामेंटल राइट्स मोस्ट ऑफ देम वर निगेटिव इन कैरेक्टर, यहाँ पे दे आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ पे सरकार को कुछ ना कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेना होता है। और यहाँ उस अफर्मेटिव एक्शन के लिए चूंकि रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इसीलिए इसको नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, और ऐसे में अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि बेसिकली वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए है, वेलफेयर करने के लिए है, जिसमें संसाधन की जरूरत होगी, अगर उसको जस्टिशिएबल बनाते तो भारत की इनफैंट सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आती। और इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको नॉन जस्टिशिएबल बनाया है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लॉज की देखने में मदद करते हैं। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्लासिफिकेशन एज सच नहीं किया है, लेकिन अगर हम क्लासिफाई करें देखने के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को बेस्ड ऑन देयर नेचर, तो हम तीन तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आप सभी को जब आप बुक में पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको लगभग याद रखना पड़ेगा कि कौन से सोशलिस्टिक हैं, कौन से वेस्टर्न लिबरल हैं और कौन से गांधीयन हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के भी माध्यम से वेरियस टाइम्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को नए ऐड भी किया गया है लेटर ऑन। और अगर हम बात करें कि इनके पीछे का सैंक्शन क्या है, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी हम इनको एनफोर्स कराने कोर्ट नहीं जा सकते, तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सूझबूझ दिखाई थी। उनका मानना था कि इनके पीछे भले ही लीगल सैंक्शन ना हो, दे माइट नॉट बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। जनता के सामने हर 5 साल में जब सरकारें वोट मांगने जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी, तो उनको काम करके दिखाना होगा। और अगर उन्होंने वेलफेयर, जो कि डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य है, वो नहीं किया होगा, तो जनता के सामने कहीं ना कहीं न्याय होगा। और सर्टेन क्रिटिसिज्म्स इसकी ये बोले जाते हैं कि इनके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है, इलॉजिकली अरेंज्ड हैं, पर हम सभी जानते हैं कि भारत में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर के व्हीकल है, जिनके बिना भारत के किसी भी नागरिक का वेलफेयर होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कई बार शुरुआत में ये कन्फ्लिक्ट आई कि कौन फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। शुरू में ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की तरफ पक्ष लिया, लेकिन आगे री केरला एजुकेशन बिल में थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन दी, और आज ये क्लैरिटी है कि जहां तक हो सके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बैलेंस करना है। दोनों में कोई इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट आ ही जाए तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करते हैं ओवर डीपीएसपी। तो अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जहां निगेटिव हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव नेचर में हैं। जहां फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, वहां पे डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, तो डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के पीछे लीगल सैंक्शन है, तो इनके पीछे मॉरल सैंक्शन है। जहां फंडामेंटल राइट्स पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक हैं, ये समाज के लिए हैं एट लार्ज पे। जहां फंडामेंटल राइट्स मोस्टली ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं, इनके लिए कानून बनाना पड़ता है, जो कि पार्लियामेंट बना सकती है। तो भारत में डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वेरियस लॉज बने हुए हैं। यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया गया है। और ये दोनों फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर की एक नीति निर्धारित करते हैं भारत के लिए। उम्मीद करता हूं चैप्टर 2 आपको एक ब्रीफ आइडिया और क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो दोस्तों आइए पूरी गवर्नमेंट के बारे में समझते हैं, और अब हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। इसको समझने से पहले समझते हैं गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या है। तो आप सभी को पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। दूसरा होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम आप सभी को पता है लॉ मेकिंग, कानून बनाना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना। और तीसरा होता है जुडिशरी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए।
और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एग्जीक्यूटिव। आप सभी को पता होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच, इसी को हमने अभी समझा। तो भारत में अगर हम बात करें तो इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है ये हमने देखा, अब एग्जीक्यूटिव के भी टाइप्स हम देखने की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में होता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे इंडिया में है, जिसमें दो तरह के सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो आप सभी को पहचान में आ रहा होगा कि इंडिया वी आर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी होते हैं, राजा महाराजा, जैसे ब्रिटेन में उसे मोनार्की कहते हैं, उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट किंग और क्वीन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है लेकिन हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड हेड है, तो हमारे यहाँ इसीलिए हम रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, इट कैन बी मोनार्की एंड इट कैन बी रिपब्लिक। दूसरा जो सबसे फेमस सिस्टम है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो यूएस में है, जहां हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही होता है और इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल यानी प्रेसिडेंट होता है। सारी की सारी पावर का कंसंट्रेशन एक आदमी के पास होता है। जबकि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और गवर्नमेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। तो आइए हम इसी में समझते हैं कि सरकार बनती कैसे है। आप सभी को पता है इंडिया को, पूरे देश को वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद चुनती है। जैसे कि बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी ने मोदी जी को चुना है, वैसे पूरा देश 543 इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करता है। इनमें से जिस पार्टी और कोएलिशन को, जिस पार्टी या गठबंधन को मेजॉरिटी मिलती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, जिसे आप हिंदी में बहुमत में बोलते हैं, वो पार्टी या वो गठबंधन अपना एक लीडर चुनता है और वो लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इनके कहने पे बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। इसकी 91st अमेंडमेंट 2003 के कारण से जो लिमिट है वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% है, यानी लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दिया है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से चलता आ रहा है। तो सवाल ये है कि इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट तो हो गए प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर और रियल जो पावर सेंटर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। प्रेसिडेंट के नाम पे गवर्नमेंट चलती है पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे चलती है और इसी को हम कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ होते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, यानी आईएएस आईपीएस या ऑफिसर्स। परमानेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ब्यूरोक्रेसी की। तो बेसिकली ये टोटल इलेक्टेड मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स ये मिल के पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाते हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखा गवर्नमेंट के 3 विंग्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जो पॉलिसी बनाता है और एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इंडिया में केंद्र के स्तर पे, यूनियन लेवल पे और राज्य दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां गवर्नमेंट अपने हर फैसले के लिए लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव देखा हमने। अब इंडिया की बात की तो हमने ये जाना कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो अंग्रेजों के कारण हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम से परिचय भी हो गया था। इट वॉज वेल फेमिलियर सिस्टम विद द इंडियंस। सेकेंडली, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड थर्डली, इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। पूरा देश 543 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता है बजाय एक प्रेसिडेंट के। तो मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर अ हेट्रोजीनियस कंट्री लाइक इंडिया इज बेटर सूटेबल चॉइस। ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इसलिए हमने भारत के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना। तो सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट के पास सारी डिस्क्रिशनरी पावर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम हर जगह बोलने के लिए, चूंकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट के नाम पे सरकार चलती है, पर एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
आप न्यूज़पेपर्स जब पढ़ेंगे तो अक्सर ये पाएंगे कि कैबिनेट, सबसे कॉमन वर्ड कैबिनेट है, इसके भी हेड कौन होते हैं? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है सेंटर में, और सेम कैबिनेट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है स्टेट में भी। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देश चलाते हैं, और इसके नीचे पूरी परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी ये काम करती है। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो वो 15% है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जीक्यूटिव टॉपिक का कंप्लीट वो ओवरव्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे लेजिस्लेचर टॉपिक पे। तो आइए पढ़ते हैं लेजिस्लेचर टॉपिक। तो आइए दोस्तों, अब हम लेजिस्लेचर के बारे में जानते हैं। तो हमने शुरुआत में ही देखा कि बेसिकली लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो होता है लॉ मेकिंग का। तो सवाल पहला, सबसे पहला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? लेजिस्लेचर इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर लोकसभा नहीं होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, तो कंप्लीटली कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं होगा। इट हेल्प्स द पीपल इन होल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। तो सबसे पहले शुरुआत करें, अगर हम यूनियन की बात करें तो पार्लियामेंट विच इज आवर लेजिस्लेचर। क्या होता है पार्लियामेंट? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर प्रेसिडेंट कैसे? प्रेसिडेंट इसलिए कि जब भी कोई लॉ लोकसभा या राज्यसभा बनाती है तो जब तक उसको प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता, साइन नहीं करते प्रेसिडेंट, तब तक वो एक्ट नहीं बनता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इसके बाद आपको ये समझना है कि लोकसभा, आप सभी को पता होना चाहिए कि देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना एक एमपी इलेक्ट करके भेजती है। जबकि राज्यसभा इनडायरेक्टली स्टेट से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से राज्यसभा भेजा जाता है। यानी अगर मध्य प्रदेश में किसी पार्टी ए की ज्यादा सीट्स हैं तो उस पार्टी ए को मध्य प्रदेश से ज्यादा राज्यसभा का सीट्स मिलेगा। और तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट। राज्यसभा को बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म भी कहते हैं। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म क्योंकि अगर किसी को लोकसभा में ब्रूटल मेजॉरिटी मिल जाए तो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक हाउस जरूरी है, और वो रोल प्ले करता है राज्यसभा। अगर कोई हेस्टी लेजिस्लेशन पास होगा, जैसे खासकर अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना होता है, वहां पे राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। यानी कोई संविधान संशोधन अगर राज्यसभा पास नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा और वो संविधान संशोधन होगा ही नहीं। तो ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन था। सवाल ये है कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? लॉ मेकिंग के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और इवन गवर्नमेंट फॉर्मेशन पार्लियामेंट से ही होगा। लोकसभा में जिसकी बहुमत आएगी वही सरकार बनाएगा, और सरकार पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो रिस्पॉन्सिबल रहेगी लोकसभा के प्रति और आंसरेबल रहेगी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के प्रति। आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट में जब भी कोई मान लीजिए डिसीजन होता है और विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो सरकार को सदन में यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। तो सवाल यह है कि राज्यसभा क्यों जरूरी है? क्योंकि राज्यसभा अपने आप में बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म है। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म, बैलेंसिंग व्हील। व्हाट इज राज्यसभा? राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करती है। और खास बात यह है कि अगर किसी को लोकसभा में ब्रूटल मेजॉरिटी मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होने की संभावना हो सकती है। इसलिए राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए राज्यसभा is present and that is why we have bicameral legislation। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, टू बाई मतलब टू होता है, टू हाउसेस हैं, यानी बाइकैमरल लेजिस्लेशन। अब अगर हम बात करें why do we need two houses of the parliament, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, इसके बारे में हमने बात कर ली क्यों चाहिए। राज्यसभा की खास बात जो आपको याद रखनी है कि ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो अगर इमरजेंसी भी लगी है तो राज्यसभा रहेगा, अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई है तो राज्यसभा रहेगा। ये भारत के राज्यों का काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। प्रत्येक एमपी का जो टर्म होता है 6 साल का होता है, और एवरी 2 ईयर्स में 1/3
मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और साइक्लिक ऑर्डर में वो फिर से इलेक्ट हो जाते हैं। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की बात करें तो कई पावर्स ऐसी है जहां लोकसभा के पास ज्यादा है, जैसे कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें केवल लोकसभा में हो सकती हैं, ओनली लोकसभा। वेयर एज सर्टेन एक्सक्लूसिव पावर्स आर विद द राज्यसभा, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट अगर स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करना चाहे तो जब तक राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से अलाउ न करे तब तक पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकती ऑन द स्टेट लिस्ट। तो देयर आर सर्टेन areas where Lok Sabha is having more powers, there are certain exceptions where Rajya Sabha is having more power, and there are certain areas जहां लोकसभा और राज्यसभा बराबर है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बराबर हैं। अब पार्लियामेंट लॉ बनाता कैसे है, सवाल यह है। लोकसभा के बारे में आपने जान लिया, अब सवाल यह है कि पार्लियामेंट बनाता कैसे है, और इससे पहले हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर कौन कौन सी है। सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का काम। दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन, गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखने का काम। फाइनेंशियल फंक्शन, बजट पास करना, डिमांड फॉर ग्रांट पास पार्लियामेंट में ही होता है। जनता का रिप्रेजेंटेशन, डिबेटिंग फंक्शन, जनता के मुद्दे उठाना, सरकार से सवाल करना। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट ही करता है। इलेक्टोरल फंक्शन, बहुत से इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट ही चुनता है। और साथ में कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इम्पीच करना। सो देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। अगर स्पेशल पावर्स की बात करें राज्यसभा की, तो नेशनल इंटरेस्ट में अंडर आर्टिकल 249 अगर पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करना है इन द स्टेट लिस्ट तो उसका अप्रूवल राज्यसभा ही देता है, विच इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स बाय 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी से। ये सबसे खास बात है। एंड क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके लिए भी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी से जब राज्यसभा अलाउ करता है तो पार्लियामेंट कैन डू इट। तो ये दो स्पेशल पावर्स हैं। पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है, तो आपको पता है कि जो भी सरकार में रहता है उस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्टर ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्लियामेंट में उनके पास अगर नंबर्स होंगे तो वो बिल पास होगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तब जाके कोई भी कानून बनेगा। अब सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है? जी हाँ, हमारी पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसका बेडरॉक ही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा याद रखिएगा, कलेक्टिव responsibility is the bedrock of parliamentary system. Government is answerable and responsible, स्पेशली अगर पर्टिकुलरली करें तो लोकसभा के लिए सरकार से सवाल जवाब करना, अपनी नीतियों के लिए अकाउंटेबल पार्लियामेंट रखता है। पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है? एक्चुअली स्पीकिंग, अगर सरकार के पास लोकसभा राज्यसभा में दोनों में बहुमत है तो कई बार आप सुनेंगे कि डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट जैसे टर्म भी यूज किए जाते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट भी। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली इनइफेक्टिव है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है अगर पार्लियामेंट में प्रश्न होता है तो। अब आपको पता है कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट है तो इतने सारे काम 543 रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा एक साथ मिलकर नहीं कर सकते, इसीलिए उसको डेलीगेट किया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटीज को। यानी ये एक सब ग्रुप है जो डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे पार्लियामेंट के बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पूरा करता है। ठीक है, जैसे कि एक एथिक्स कमेटी होगी, जैसे कि एक कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज होंगी, तो कुछ परमानेंट कमेटीज होती हैं, कुछ टेम्परेरी कमेटीज होती हैं। ये सारी कमेटीज मिलके पार्लियामेंट का काम को आसान बनाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेजिस्लेचर के बारे में एक ओवरव्यू मिला होगा, और अब इसके बाद हम एक ओवरव्यू वीडियो, इसमें ओवरव्यू देखेंगे जुडिशरी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं जुडिशरी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। सबसे पहली बात कि जुडिशरी का रोल क्या है। टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, जैसा कि आप देख सकते हैं, कानून का शासन बनाए रखना। टू एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये काम जुडिशरी का है। तो क्या हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत अत्यंत जरूरी है? यस, अगर किसी गेम का एम्पायर इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल नहीं होगा तो ऑब्वियसली काम नहीं चलेगा। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए
सब कुछ नियम कानून से हो, संविधान के हिसाब से हो, इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ भारत में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नीचे से ऊपर तक जुडिशरी, टॉप सुप्रीम कोर्ट जिसके टॉप पे है, नीचे स्टेट्स के लेवल पे हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जो कि वैसे तो इन जनरल किसी भी फेडरल सिस्टम में उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि हमने बहुत सारे फीचर्स को इंडिया की नीड्स के हिसाब से, हमारे कंट्री के हिसाब से, अपने हिसाब से अपनाया है और आजमाया है। तो जुडिशरी का काम तो आप लोग सभी लोग समझ रहे हो, और इंडिपेंडेंस का भी मेन मोटिव आप समझ गए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ और बात हुई। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब ये कतई नहीं है कि जुडिशरी कुछ भी आर्बिट्रेरीली कर सकता है। जुडिशरी को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के काम करना होता है, और भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, अगर मैं एक लेमैन टर्म्स में बोलूं तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ गलती करते हैं तो उनको इम्पीच और रिमूव किया जा सकता है, और पार्लियामेंट ही उन्हें रिमूव करती है। तो इंडिपेंडेंस कार्य करने में है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है और जुडिशरी आर्बिट्रेरीली कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस कलीजियम द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कलीजियम सिस्टम है, इस पे लगातार न्यूज़ भी बनी रहती है। कई बार ये बात होती है कि हायर जुडिशियल सर्विसेज जो है इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, तो कई एडवोकेट जिनकी एलिजिबिलिटी है उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कलीजियम की रिकमेंडेशन पे जज बनाया जाता है और अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कोई मिनिमम एज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी है। एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर 5 साल एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो, या 10 साल प्रैक्टिस किया हो एक से अधिक हाई कोर्ट में, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में एमिनेंट जूरिस्ट हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हाई कोर्ट से भी प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे जो पूरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है वहां से भी अगर कम एज में कोई सेलेक्ट हुआ है तो हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। और दोनों कोर्टें हैं, मतलब नीचे जो जैसे HJS कहते हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज, यहाँ से भी प्रमोट होके जाते हैं और एडवोकेट्स भी जज बनते हैं। रिमूवल की बात करें तो रिमूवल के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में जब तक स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास नहीं होगा, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस आर क्वाइट डिफिकल्ट, और ये किया गया है उनकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की बात करें तो टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट लेवल पे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे पूरे स्टेट के लोअर कोर्ट्स काम करते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं। अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट्स इन इंडिया, बिकॉज हमारी सुप्रीम कोर्ट ना केवल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है बल्कि हमारी सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट भी है। तो आवर सुप्रीम कोर्ट इज अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्ट, लेकिन इट ऑल्सो वर्क्स अंडर द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है, जैसे कि 2 राज्यों में विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाए, दैट कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है और एक्सक्लूसिव है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है तो अपीलेट पावर्स हैं। हाई कोर्ट या नीचे की किसी भी अदालत का कोर्ट फाइनल हाईएस्ट अपील कहाँ पे सुनी जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, और रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी और को वारंटो। हेबियस कॉर्पस, अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया गया है तो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करके उसको सामने बुला के और रीजन सुनेगी, और कोर्ट को लगेगा कि रॉन्गफुल डिटेंशन है तो कोर्ट विल सेट द पर्सन फ्री। मैंडमस, किसी ऑफिस की पब्लिक ड्यूटी अगर पूरी ना हो रही हो तो वी कमांड दे के सुप्रीम कोर्ट काम करवा सकता है, हाई कोर्ट। प्रोहिबिशन और सर्जरी, अगर को ये हायर जुडिशरी के द्वारा लोअर जुडिशरी को
दिया गया कमांड है, जिसमें अगर अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड करने वाला हो तो उसे रोका जा सकता है, और अगर कर दिया हो तो ऑर्डर क्वैश करने के लिए सर्चरी और को वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। अगर किसी ने पब्लिक ऑफिस को रॉन्गफुली असर्व कर रखा हो तो को वारंटो की रिट। पूरे फंडामेंटल राइट्स में अगर आर्टिकल 32 ना हो, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहते हैं, तो पूरे फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम जुडिशरी की बात करें तो सबसे खास बात है हमारे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए जुडिशरी की जरूरत है, और सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जबकि हम फेडरल हैं। कई बार इसकी ये भी बोला जाता है कि यूनिटरी फीचर है, पर जो है सो है। सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट्स, उसके नीचे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट है। किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो तो वो न केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बल्कि हाई कोर्ट भी जा सकता है। अब आप ये देखिए खास बात कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इससे पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी मिलती है। तो उम्मीद करता हूं जुडिशरी का एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन है, ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट फेडरल है या यूनिटरी। अगर डिवीजन ऑफ पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिला हो, डिवीजन ऑफ पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिला हो, तो उसे कहते हैं फेडरलिज्म। और अगर केंद्र से ही पावर डिराइव करके रीजनल गवर्नमेंट चलती हो तो उसे कहते हैं यूनिटरी। भारत में हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम। मजेदार बात यह है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, स्टेट्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है जिसके तहत इंडिया फॉर्म होता हो। हम एक इंटीग्रल होल हैं, और साथ में स्टेट्स के पास सिसीड करने की पावर नहीं है। स्टेट्स कैन नॉट सिसीड, और इसीलिए फेडरेशन की जगह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल हुआ है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक ऐसा फेडरेशन जहां स्टेट्स सिसीड नहीं हो सकते और कोई एग्रीमेंट नहीं है। फेडरेशंस जनरली दो तरह के होते हैं, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। आवर फेडरलिज्म डज नॉट रिजेंबल विद द फेडरलिज्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसी कारण से कई बार क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं कि क्या हम क्वासी फेडरल हैं, फेडरेशन हैं भी कि नहीं है। बट वी आर वेरी क्लियर दैट वी आर फेडरेशन। हमारा फेडरेशन रिजेंबल करता है कनाडा से बजाय अमेरिका के। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसका भी रीजन हमने देख लिया। और खास बात क्या होती है फेडरलिज्म की, किस तरह की कंट्रीज के लिए फेडरलिज्म सुटेबल है। तो एक ऐसा देश जहां डाइवर्सिटी ज्यादा हो, बड़ा देश हो, बिग कंट्रीज लाइक इंडिया, कनाडा, वहां के लिए फेडरेशन, और स्मॉल कंट्रीज के लिए यूनिटरी सिस्टम ज्यादा सुटेबल पाया जाता है। फेडरलिज्म में, फेडरेशन में सबसे खास बात ये होती है कि नेशनल यूनिटी के साथ साथ, क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है, तो नेशनल यूनिटी के साथ साथ, नेशनल यूनिटी के साथ साथ रीजनल ऑटोनोमी, स्टेट गवर्नमेंट्स सुनिश्चित करते हैं, जिससे डेवलपमेंट अच्छा होता है और नेशनल यूनिटी भी सुनिश्चित होती है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल पॉलिटी है, विच इज वेरी एसेंशियल फीचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीजन ऑफ पावर है, आप सभी को 7th शेड्यूल के बारे में पढ़ाया जाएगा। डिवीजन ऑफ पावर, 7th शेड्यूल जहां तीनों लिस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो एक्चुअली इसमें एक छोटी सी बात समझना बहुत जरूरी ये है कि पूरे दुनिया में कोई स्टैंडर्ड फेडरेशन, फेडरलिज्म और फेडरेशन की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। अक्सर अमेरिका से कंपेयर किया जाता है और हमारा फेडरेशन उससे थोड़ा डिफरेंट पाया जाता है। तो कुछ बेंचमार्क्स हैं, जब भी वो पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि फेडरलिज्म है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ पावर। अगर पावर का बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है केंद्र और राज्य के बीच में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया गया है, जहां स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, अपने पावर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एम्बिट दी है उसमें ऑटोनोमी है, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ऐसे ये 3-4 फीचर्स जब पाए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वासी फेडरल या कई बार जो सवालिया निशान खड़े होते हैं वो इसलिए होते हैं कि कई सारे यूनिटरी फीचर्स, कई सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स पाए जाते हैं, और वो यूनिटरी फीचर्स देखते ही लोग प्रश्न खड़े करने लगते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, लोग कहेंगे कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि ऐसा लग रहा है जैसे डिवीजन ऑफ पावर है ही नहीं। स्टेट्स जिनकी खुद की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटी नहीं की है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस में 2 लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कंट्री एज अ होल का और स्टेट्स का। देन हमारे यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके कारण इमरजेंसी प्रोविजन, जहां सारी की सारी पावर केंद्र के पास आ जाती है, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कॉमन ऑल इंडिया सर्विस, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, कॉमन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऐसे बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स के कारण लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या आप फेडरेशन हैं भी कि नहीं। पर वी आर वेरी क्लियर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी क्लियर, और डिवीजन ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 7th शेड्यूल में दिया हुआ है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के फॉर्मेट में, उससे हमें क्लैरिटी है कि यस वी आर फेडरल। उम्मीद करते हैं अब अगले चैप्टर के लिए आप तैयार होंगे। अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में। हम सभी को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, ना नेशनल लेवल पे, और बड़े बड़े स्टेट्स हैं तो स्टेट्स के लेवल पे भी ये पॉसिबल नहीं है। बट ग्रास रूट लेवल पे अगर हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बदलना चाहते हैं तो बात आती है लोकल गवर्नमेंट की। एक्चुअली जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के पेन के चलते और इंडिया के सोसाइटी के स्ट्रक्चर के चलते ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जिक्र नहीं था, लेकिन लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 73rd और 74th अमेंडमेंट करके एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए पूरे देश के सभी राज्यों के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ला दिया गया। तो क्या सवाल यह है कि 73rd अमेंडमेंट के बाद ही आया? नहीं, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब रिकमेंड किया 3 tier सिस्टम तो बहुत पहले ही आ चुका था, पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में खासकर पंचायती राज में और म्यूनसिपैलिटी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसमें कुछ कंपल्सरी प्रोविजंस रखे गए, कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस रखे गए, और एक पूरी लिस्ट दी गई पंचायती राज के लिए 11 शेड्यूल में और म्यूनसिपैलिटी के लिए 18 सब्जेक्ट्स, 18 सब्जेक्ट्स 12 शेड्यूल में। और इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जन्म होता है। तो शुरुआत होती है इसका एवोल्यूशन। अगर इसका पर्पस बोलें तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज द पर्पस? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग ग्रास रूट लेवल पे हो जाए, जनता खुद कर ले, तो रिलेटिवली ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा रहेगी और क्विक डिसीजन मेकिंग होगी और लोगों में एक संतुष्टि का भाव भी रहेगा। अशोक मेहता कमेटी आती है उसके बाद, और एक के बाद एक कमेटीज की रिकमेंडेशन के बाद फाइनली 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलता है। विमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन है, SC/ST कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है, इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया, इलेक्शन कमीशन का गठन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन के लिए है, और ड्यूरेशन की बात करें तो 5 साल है, लेकिन पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन का प्रावधान है, बट आखिरी 6 मंथ के लिए नहीं है। ये पावर फंक्शंस वो होगा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय लॉ डिसाइड करती है। और अगर हम बात करें 11 शेड्यूल की, तो उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, और कुछ ट्राइबल एरियाज के लिए अलग से जो कानून बनाया गया है वो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। सिमिलरली अगर हम म्यूनसिपैलिटी पे जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक्चुअली अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की भी शुरुआत जो होती है वो 1687-88 में सबसे पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनती है मद्रास की, उसके बाद बॉम्बे कलकत्ता, और लेटर ऑन हम ये देखते हैं कि 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें इसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और इसीलिए आज भी ये स्टेट सब्जेक्ट है। प्लीज रिमेंबर दैट ये स्टेट सब्जेक्ट है। क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। तो 74th अमेंडमेंट के माध्यम से म्युनिसिपैलिटी, टोटल 8 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, म्युनिसिपैलिटी आती है, नोटिफाइड एरिया कमेटी आता है, टाउन एरिया कमेटी आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, पोर्ट ट्रस्ट आता है, और स्पेशल पर्पस एजेंसी आती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था।
अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और म्युनिसिपैलिटी जो कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग देख के ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हम अगर सबसे पहला सवाल करें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है, तो इसका जवाब से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का आखिर मकसद क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है जनता के एस्पिरेशंस को पूरा करना, और जनता के गोल्स एंड एस्पिरेशंस समय के साथ चेंज हो सकते हैं, और उन बदलते हुए गोल्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी डायनेमिक होना पड़ेगा, यानी परिवर्तनशील होना पड़ेगा। और इसलिए क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है? आंसर इज नो। एक छोटा सा फैक्ट देखें कि सोवियत यूनियन के 4 कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसके एंटायर लाइफ स्पैन में, इन द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ 74 ईयर्स। तो सवाल यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कैसे जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ही अमेंड करती है, पार्लियामेंट अमेंड करती है, और डिपेंड करता है कि कौन से अमेंडमेंट के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए। और ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, इन 3 टॉपिक्स का एक समावेशी चैप्टर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। किसी भी हाउस में, एनी हाउस में, लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी हाउस में अमेंडमेंट का प्रोसेस इनिशिएट होता है। मिनिस्टर अथवा एक नॉर्मल एमपी कोई भी इसे इनिशिएट कर सकते हैं। दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों हाउसेस को सेपरेटली बिल पास करना पड़ता है, और उसके बाद अगर फेडरल इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा हो, ऐसा कोई संविधान संशोधन हो जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अफेक्ट करता हो, तो हाफ ऑफ द स्टेट्स से भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। और इसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं, जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में मैंडेटरी होता है, तब जाके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनफोर्स होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज डायनेमिक, इट कैन बी अमेंडेड। द ओनली कंडीशन इज कि क्या सब कुछ हम अमेंड कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम वो चीज अमेंड नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? आंसर इज नो। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशियल इनोवेशन है, जो एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पार्लियामेंट के पास 2 तरह की पावर है। एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जिसके इस्तेमाल से पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉज बनाती है, और अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर, जिसके प्रयोग से संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, ये तय कौन करेगा? उसे कोर्ट तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, हाई कोर्ट तय करेगी। हेंस वी कैन से दैट बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है, वो जुडिशियल इनोवेशन है, एंड इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अब हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की बात करें, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की बात करें, तो सबसे पहले होती है सिंपल मेजॉरिटी, जिसे डिफॉल्ट मेजॉरिटी भी कहते हैं। सिंपल मेजॉरिटी जिसे डिफॉल्ट मेजॉरिटी भी कहते हैं। इट इज नथिंग एल्स बट 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से जिन्होंने वोट किया, अगर उसका 50% से जस्ट ज्यादा वोट कर दें तो दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के अलावा स्पेशल मेजॉरिटी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी भी कई तरह की होती हैं, जिसमें पहली स्पेशल मेजॉरिटी है एज अंडर आर्टिकल 249 एंड 312, जिसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से कोई भी बिल पास हो सकता है। दूसरी जो स्पेशल मेजॉरिटी है
वो अंडर आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट वाली है, जिसमें जस्ट ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होता है बोथ हाउसेज में, बोथ हाउसेज में, बोथ हाउसेज में। और तीसरी तरह की स्पेशल मेजॉरिटी होती है, तीसरी तरह की स्पेशल मेजॉरिटी है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 जिसमें फेडरल इक्विलिब्रियम अफेक्ट ना हो रहा हो, और टाइप 2 जिसमें फेडरल इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा हो। यहाँ पे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ साथ वो आंकड़ा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज्यादा होना चाहिए, और टाइप 2 में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ साथ जब फिगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज्यादा हो, और इसके भी साथ साथ, इसके भी अलावा जब 50% स्टेट्स रेटिफाई कर दें। स्टेट्स को याद रखिएगा कि सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई करना है, तो जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा जिसमें फेडरल इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा है। तो आगे अगर चलें तो अमेंडमेंट्स, मल्टीपल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसमें 42nd अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ जुडिशियल इनोवेशन, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन के कारण हमारा आज भी कॉन्स्टिट्यूशन समय समय पे परिवर्तन होने के साथ साथ, जरूरतों को अडॉप्ट करने के साथ साथ आज भी अपने एसेंस और कोर वैल्यूज को बनाए हुए हैं। ऑल क्रेडिट्स टू डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देयर इज एवर इवॉल्विंग लिस्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने वेरियस फैसले से ये बताता है कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी और कौन सी चीज नहीं आएगी। जब भी समय समय पे कोई इशू सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तब उसमें ये बात सामने आती है। So with this, we have not just completed types of majority, also we have talked about doctrine of basic structure, यानी पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड अमेंडमेंट कैन बी डन एंड इट इज वेरी मच नीडेड। ये तीनों बातें हमने कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट में देखी, और सिंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं।